जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में पहले चरण के लिए बस्तर में मतदान कार्य संपन्न। एक छोटी सी घटना के अलावा शांतिपूर्ण मतदान, शांतिपूर्ण पूरे चुनाव प्रक्रिया का दावा किया जा सकता है अधिकारियों के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा। और जिस तरह से उत्साह आज देखने को मिला मतदाताओं में, नारायणपुर की एक तस्वीर जो निकल के सामने आई कि मतदान केंद्र का गेट खुलते ही जिस तरह से लोगों ने दौड़ लगा के कतार लगाया इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देने के लिए, ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक सुखद और बड़ी तस्वीर निकल के सामने आई। क्या कुछ सियासी समीकरण रहा, किन मुद्दों को जनता ने चुना, क्या रहा, क्या कुछ उम्मीदें, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से गौरीशंकर सिलवाल जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। गौरी जी आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से विकास तिवारी जी है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। विकास जी आपका भी स्वागत है। अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले जान लेता हूं कि गौरीशंकर जी, कितनी बड़ी चुनौती थी आप लोगों के सामने? थी इसलिए क्योंकि चुनाव कार्य संपन्न हो गए कि बस्तर सीट कांग्रेस के पास, उस सीट को बीजेपी छीनने में कितनी बड़ी चुनौती थी आपके सामने? देखिए अवधेश जी, बहुत ही स्पष्ट रूप से कहूंगा कि कहीं कोई चुनौती हमको पूरे चुनाव में नजर नहीं आई और छत्तीसगढ़ में कहीं कोई चुनौती अभी भी नजर नहीं आ रही है। और बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि झंडा लगाने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं दिखा, बूथों में कई जगह इनके कुर्सी लगाने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं दिखा। और हालत यह है कि बड़े आश्चर्यजनक बात है कि 4 महीने 5 महीने पहले जिन लोग छत्तीसगढ़ियावाद का दम भरते थे, सरकार बनाने का हाका मारते थे, आज उनका नाम लेने वाला बस्तर में कोई नहीं है। दीपक बैज जी यहाँ के सांसद हुआ करते थे। क्या बुरी दुर्गति कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में हो गई है, ये सोच के भी मुझे कहीं न कहीं दुख भी होता है। लेकिन ये बात भी याद आता है कि प्रदेश के बस्तर वासियों को पिछले अभी चुनाव का परिणाम आया नहीं है, अभी से दुख मत जताइए आप। परिणाम तो स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हुए कह रहा हूँ, परिणाम आ चुका है साहब। मुकाबले में ये थे ही नहीं, ये तो रस्म अदायगी कर रहे थे। कवासी लखमा जी जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उनको बलि का बकरा बनाकर खड़ा कर दिया गया है। इससे तो दुर्भाग्यजनक बात क्या है? जिस दूल्हे की शादी करने की बात थी, वो तो दूल्हा पहले से ही मंडप छोड़ के भागने की तैयारी में था। पकड़ बुझड़ के जैसे भी उसको बैठा दिए, शादी हो गई सोच रहे हैं, लेकिन शादी नहीं हुई। स्थिति अब ये है कि कांग्रेसी माथा पीट रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अभी चुनाव क्यों आ गया। इतनी बड़ी हार, इतनी बड़ी दुर्गति छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में जो हुई है, उस सदमे से अभी भी कांग्रेसी नहीं निकल पाए हैं। वेंटिलेटर में जा पहुंचे हैं। बस्तर में जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कांग्रेस के साथी प्रवक्ता कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि 1 लाख रुपए वाला फॉर्म भर रहे हैं। मुझे तो ये याद नहीं, लेकिन हो सकता है इस डिबेट में बता दे कि कितना फॉर्म इन्होंने भरवाया, कितना लोगों ने हाथ दिया। मैं जवाब ले लेता हूँ। विकास जी, बड़ा सवाल है कि बस्तर में कितना फॉर्म आप लोगों ने भरवा लिया। एक कुछ आंकड़े अगर टेंटेटिव हो, जरूरी नहीं इस सवाल का जवाब देना, दे दीजिएगा। और दूसरा वही सवाल, कितनी बड़ी चुनौती आप लोगों के सामने इस सीट को बचाए रखने के लिए 2019 में मोदी लहर में आप लोग इस सीट पे विजय हासिल करने में कामयाब हुए थे? अवधेश जी, सबसे पहले तो आपके राष्ट्रीय चैनल में मैं उन मतदाताओं को कोटि कोटि धन्यवाद, साधुवाद दूंगा कि उन्होंने अपना मत का प्रयोग किया। और निर्वाचन आयोग के जितने भी वहां कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सेना के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि इस लोकतंत्र के पावन पुनीत पर्व को संपन्न कराने के लिए अपनी कड़ी मेहनत दी। दूसरी बात, गौरी श्रीवास एकदम डंके की चोट में बोल रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, कांग्रेस कहीं नहीं दिख रही है, ईवीएम सेट है, हम लोग सब निपटा रहे हैं। अभी उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा ईवीएम सेट है। भाव समझिए। अच्छा ठीक है, भाव ठीक है। आप भी फंस गए ना। देखो, भाजपा ऐसी उंगली करती है, सारे लोगों को फंसाती है। ठीक है भाई, जब सब कुछ सेट है तो ये इतना बड़ा दावा तो शायद कोई नहीं करता। अब देखिए, मैं वीवीपैट वाली बात करूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार अभी लगातार सुनवाई चल रही है, भारतीय जनता पार्टी सकपकाई हुई है क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई है। दूसरी बात, बस्तर की अगर मैं बात करूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, फिर जिस दिन हम लोग बैठेंगे मैं बताऊंगा ये चुनाव कैसे कांग्रेस पार्टी वहां से जीत गई। भारतीय जनता पार्टी के पास ये कह रहे कि हमारे ना झंडा, बैनर, पोस्टर है, कार्यकर्ता है। हमारे यहाँ के जितने खरपतवार खातू है ये रख लिए हैं, इनके कार्यकर्ता घर में बैठ गए। सुन लीजिए विकास जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कल तक जो नेता आपके आंखों के तारे हुए करते थे, आज कौन थे मेरे आंखों के तारे? हमने कब कहा अवधेश भाई कि हमारे आंखों के तारे गए?
अरे भाई, परिवार में संकट आता है, किसी का बिल अटका हुआ था, किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, वो उछल के भाग गए, ऐसे लोग मेरे नजरों में, व्यक्तिगत मेरे नजरों में खरपतवार है। अब भाजपा को अपने ऊपर विश्वास होता उदय जी, भारत देश में 40 से 50 आयातित नेता ला करके ये उनको टिकट दिए लोकसभा का, इसका उदाहरण आप सरगुर्जा पकड़ लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी का अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा रहता, तो ईडी, सीडी, सीबीआई के भरोसे चुनाव नहीं लड़ती। अब बात मतदान के बाद में ये अब हो गया है, वहां पर मतपेट में पेट वो मशीन खुलेगा, जवाब निकलेगा, लेकिन एकदम गारंटी से कहना कि हमको किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, हमको ईवीएम के ऊपर भरोसा है, इस प्रकार का दावा नहीं करना चाहिए। बस्तर की जनता जब नगर नार की बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में दही जम जाता है। बस्तर की जनता जब अपना हक का बात करता है, आदिवासी हक का बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी चुप सक पकाए बैठती है। वहां के युवा खुश है कि हमको केंद्र की नौकरी मिलेगी और हमको एक, और रहा बात अब जो आपने फॉर्म भराने का किया, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ लाखों महिलाएं जो लाइन लग के जो वहां पर वोट डाली है, वो सब फॉर्म भरी और वो वहां पर जीत सुनिश्चित करी कांग्रेस की। ठीक है, चले गौरी जी, विकास जी ने तो दावे बड़े तगड़े कर दिए कि आप लोगों के साथ अगर ईवीएम ना हो तो कांग्रेस तो जीत चुकी है चुनाव। देखिए, सबसे पहली बात कि आपने कहा कि कितना फॉर्म भरा, टेंटेटिव बता दीजिए, वो आंकड़ा नहीं आया, मतलब समझ सकते हैं कि लाखों की बात कर दी। एक मिनट, ठीक है विकास जी, विकास रहमतों की कमी नहीं रब के खजाने में, झांकना खुद की झोली में है, कहीं कोई सुराग तो नहीं। और सुराग इतने ज्यादा हो चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भाग रहे हैं, और उसके बाद इनके पास कार्यकर्ता जो घर से नहीं निकल रहे हैं, ना इनका कोई घोषणा पत्र लोगों तक पहुंचा, ना लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन अभी से दोष ईवीएम पे बढ़ना शुरू हो गया है। इसी को कहते हैं कि खुद की झोली में किस प्रकार का सुराग है, और तोहमत लगा रहे हैं अब रब पे। तो सीधा स्पष्ट रूप से रेखांकित मैं उस समय भी किया था, और इसीलिए इस दावे के साथ कह रहा हूं मैं कि वोट पड़ा है विकास पे, वोट पड़ा है मोदी जी की गारंटी पे, वोट पड़ा है 370 के खात्मे पे, वोट पड़ा है राम मंदिर के निर्माण पे, वोट पड़ा है 100 रुपए उन जवानों के 100 रुपए जिन्होंने सुपुर्दे खाक कर दिया 29 नक्सलियों को। तो जिस प्रकार से हमने कहा था कि हमारे पास में नक्सलवाद की समाप्ति को लेकर विजन है, नेतृत्व है, कुशलता है, हमारे पास में ब्लूप्रिंट है, वो 5 साल में दिखाई नहीं पड़ा। सारी यही सेना, यही जवान, यही वही क्षेत्र, यही कांकेर, पिछले बार भी था, 5 साल में मच्छर तक नहीं मारे इन लोगों ने, मच्छर नहीं मारे जी। 17 लाशें पड़ी थी बीजापुर में, इनके मुख्यमंत्री जाकर असम में चुनाव प्रचार करते हैं, 2 दिन तक डेड बॉडी तक रिकवर नहीं कर पा रहे थे। ये आलम था, ये दृश्य को भी हमने आपने देखा है। तो ये बात थी, ये नेतृत्व वो था। एक नेतृत्व ये है कि घर घुसकर मारने की बात जो हम करते थे उसको सार्थकता के साथ अब करके दिखा रहे हैं। ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है, ये अमित शाह जी का भारत है, ये भारतीय जनता पार्टी का भारत है, और इसी भारत के साथ में आज देश की जनता चल रही है। और इसी दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि जगदलपुर की सीट हम जीतने जा रहे हैं, और न सिर्फ जगदलपुर की सीट, पूरी 11 की 11 सीट हम जीतने जा रहे हैं। 400 पार का नारा जो हमने कहा उसे सार्थक करके दिखाएंगे। विकास जी, क्या करेंगे आप लोग? ये भारत तो मोदी जी का भारत है, अमित शाह जी का भारत है, बीजेपी का भारत है, कांग्रेस कहाँ है? देखिए, कहाँ है कांग्रेस का कार्यकर्ता? गौरी ने जो मच्छर की बात कही, मैं मच्छर से प्रेम को कुछ चीज याद दिलाना चाहूंगा। ये वही बस्तर है जहां 60 से अधिक जवानों की मौत, चाहे पुलिस की हो, सीआरपीएफ की हो, सेना की हो, ये मच्छरों के काटने से मलेरिया के कारण हुई। WHO और वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आता था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार डकार जाती थी, जिसका खामियाजा बस्तर के लोग भुगतते थे। ये गौरी श्रीवास को नहीं मालूम होगा, लेकिन बस्तर के लोगों को ये मालूम है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार इन्होंने किया। अब दूसरी बात, भारत देश नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है, रजिस्ट्री हो गया, ऐसा नहीं है। भारत देश देवभूमि है, भारत देश उनका है जो यहाँ की धरती से प्यार करता है। भारत देश एक एक उन भारतीयों का है जो माँ भारती के ऊपर अपना सर्वोच्च निछावर करते हैं। भारत देश अडानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह 4-5 लोगों का नहीं है, ये सभी लोगों का है। यही बात कि वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कांग्रेस पार्टी करती है, ये हम बता रहे हैं। और 5 लोगों की बात ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दिए कि 5 ही लोगों का भारत देश है, बाकी लोग नौकर चाकर हो, ऐसा नहीं होता। घमंड और अहंकार, सत्ता का अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रही बात परिणाम की, तो मैं फिर मेरा एक सवाल गौरी श्रीवास जी से, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है और इनको टिकट नहीं दे के चिंतामणि को दे दिए। भारत देश में 50 से अधिक लोगों को अवधेश जी, दरअसल मैं भी कार्यकर्ता हूँ, भारत देश में 50 से अधिक लोगों को, बाहरी आयातित लोगों को ईडी सीडी से डरा के लाके टिकट दिए।
क्या इनके पास कार्यकर्ता नहीं थे कि इतनी बड़ी तादाद में आयातित लोगों को टिकट दे? भाजपा में मोदी की गारंटी और विश्वास कहाँ? इस पर दो शब्द मैं सुनना चाहता हूं। ठीक है, चलिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर डिबेट में आपको गौरी श्रीवास के प्रति जो दर्द है वो छलक जाता है। कार्यकर्ता आंखों से भी एक दिन बह जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। वो भी बहा दूंगा। अगर भाजपा में इनका वो सम्मान हो जाए तो मैं वो भी बहा दूंगा। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से भारत देश को पीएम मोदी अमित शाह का देश कहा गया, उस पे दरअसल पहले भी ये सवाल आया हुआ है, पहले भी इस तरह के जवाब इस पे आए हैं। उसका पीछे का परिणाम है जो कहते हैं कि उसका वर्णन ये है कि उनके सपनों का, उनके विजन का और उनके विजन का जो देश है वो भारत देश है। रजिस्ट्री का कहीं कोई जिक्र नहीं। खैर, मैं एक बार गौरी जी का रुख कर लेता। गौरी जी, सवाल ये है कि आप लोगों के पास दर्जनों मुद्दे थे विकास कार्यों को बताने के लिए 10 सालों के लिए। नेगेटिविटी पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला। इस तरह के आरोप लगे कि आप लोग ईडी, सीडी कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसके दुरुपयोग को लेकर आप लोग चुनाव में आगे बढ़े। आप मूल मुद्दे 10 साल के विकास अपने रिपोर्ट कार्ड पे कभी आप लोगों ने चर्चा नहीं किया? अवधेश जी, मेरे को ऐसा लगता है कि आपके चैनल पर जब भी हम आए और इस चुनाव की बात किए हैं, हमने प्रधानमंत्री आवास को लेकर बात की, हमने मुफ्त वैक्सीन की बात की, हमने मुफ्त अनाज की बात की। बिल्कुल बिल्कुल। हमने हर वो मुद्दे, हर वो कार्य जनता के लिए जो हमने किए हैं उस पर बात की है। लेकिन जहां तक बात ईडी के दुरुपयोग का, सीबीआई के दुरुपयोग का है, तो इस बात को कांग्रेसी क्यों भूल जाते हैं? मोदी जी की वो लाइन को ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये क्यों भूल जाते हैं? इन्हीं का प्रधानमंत्री का फिर वो डायलॉग मैं याद दिला दूंगा। 1 रुपए निकलता था, कितना पैसा मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरा साफ कहना है कि अगर कोई भ्रष्टाचारी है उसको छूट नहीं दी जाएगी, उसको निश्चित तौर पर उसको नापा जाएगा। ये काम हम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को एक पीड़ा होगी क्योंकि भ्रष्टाचार करने का इनके पास में कॉपीराइट था, पूरे देश को बेच दिया था इन्होंने। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की हालत कहाँ थी? कहाँ ले गए छत्तीसगढ़ को? गौरी जी, मैं आऊंगा। बस्तर से हमारे साथी के शंकर जुड़े हुए। आज सवेरे 6 बजे से लगातार वो पल पल की जो रिपोर्ट है वो BSTV के माध्यम से दर्शकों को बता रहे। शंकर, बहुत स्वागत है आपका। मतदान कार्य संपन्न हुआ। क्या मतदान दलों की अब तक सकुशल 100% वापसी सुनिश्चित हो सकी है? और जनता के मन में क्या था, कुछ पता चल पाया है या इंतजार करना होगा 4 जून का? शंकर, चलिए, शंकर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे शंकर से बातचीत करने की। सवेरे से वो लगे हुए। विकास जी, विजन और विजन को लेकर, नेता नेतृत्व को लेकर बीजेपी बार बार कांग्रेस पे तंज कसती है कि आप लोगों के पास ना तो नेता बचा, ना ही नीयत और ना ही संगठन। पीसीसी चीफ दीपक बैच का तक का टिकट काट दिया गया, जो मौजूदा सांसद हैं अभी, उसके बाद बस्तर में जीतने का दावा कांग्रेस कर रही है। देखिए, दीपक बैच जी का टिकट कटा, कवासी लखमा को मिला, दोनों कांग्रेसी थे। लेकिन रेणुका सिंह जी का टिकट कटा और वहां पर चिंतामणि महाराज को टिकट मिला कांग्रेस से। वो आदमी को टिकट दिया गया जिसको कांग्रेस ने टिकट काट दिया, तो चिंता बनती है। अब इन्होंने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो खाया है नवीन जिंदल आने दूंगा, जो हेमंत बिस्वा शर्मा खाया है आने दूंगा, प्रफुल्ल पटेल को आने दूंगा, नारायण राणे को आने दूंगा, अजित पवार को आने दूंगा, सबको आने दिया भारतीय जनता पार्टी में। सुन लीजिए गौरी जी, मैं फिर आपके प्रति सद्भावना मेरी आगे। सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में चले गए, वॉशिंग मशीन में भाजपा ने धो दिया, उसके बाद उनको अंदर कर लिया। अब नरेंद्र मोदी जी कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हिसाब बराबर लूंगा। ये क्या लोकतंत्र है? जनता को कितना मूर्ख समझ रहे हैं, ये भाजपा को पहले समझना चाहिए। एक भी आरोपी मोदी राज में जेल नहीं गया, और जो जेल गया है उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। लोकतंत्र की हत्या क्या जो भारत देश में हो रहा है, उस पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताया है कि ये चुनाव तानाशाही पूर्वक हो रहा है। लगातार सुप्रीम कोर्ट से लताड़ पड़ने के बाद भाजपा के नेता विचलित हो गए। नरेंद्र मोदी जी समझ में आ गया कि उनकी विदाई का है। अवधेश जी, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज जो मतदान हुआ 100 सीट से ज्यादा में, जो 102 सीटों पे, 102 में पूरे भारत देश में, इंडिया गठबंधन
मजबूती के साथ आगे है, ये मैं दावा के साथ कह रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के लिए तो वीरेंद्र पांडे जी ने, जो आरएसएस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, भाजपा के नेता भाजपा में अल्पसंख्यक हो गए, वही मेरी चिंता है। इनका भविष्य अंधकार में है भारतीय जनता पार्टी में, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। चलिए, आपका दुख बड़ा लाजमी है कि आपको बीजेपी के भविष्य की चिंता है। अंधकार में आपको बीजेपी नेताओं का भविष्य दिखाई पड़ता है। कांग्रेस 2023 चुनाव हारने के बाद अपने भविष्य पे चिंता कर लेती तो आज बीजेपी को कहने के लिए शायद मौका नहीं मिल पाता। पहले भी हारे। मैं गौरी जी मैं आपका रुख कर लेता हूं। जरा जवाब दे दीजिए विकास जी के तमाम बातों का कि आप लोग पहले भ्रष्टाचारियों को, सो कॉल्ड, मैं कोट कर रहा हूं कि विकास जी ने कहा कि नवीन जिंदल खाऊंगा फिर आने दूंगा, 4-5 नाम इन्होंने लिया। प्रधानमंत्री बोले थे, मैं नहीं बोला था। भाजपा के आरोप थे। इस तरह के राजनीति से आप क्या साबित करना चाहते हैं? भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि गमला से गोभी उगाने वाले चिदम्बरम जिस पार्टी के आज कोहिनूर बनकर बैठे हुए हैं, वो किस मुखारबिन से भ्रष्टाचार की बात करते समझ नहीं आता। बात नंबर 1, जिन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार को पूरे देश में भ्रष्टाचार को लेकर एक नजीर पेश की है, 2G से लेकर 3G से लेकर तमाम प्रकार के जो घोटालेबाज साबित कर पाए, उनको कभी नहीं हटाया। अगर नवीन जिंदल मेरा मेरा साफ कहना है, अभी नवीन जिंदल भ्रष्टाचारी हो गए। इनकी पार्टी में क्यों थे? क्यों नहीं निकाले आप उनको? हेमंता बिस्वा शर्मा अगर भ्रष्टाचारी थे, क्यों नहीं निकाले? हम आरोप लगाए, हमने आरोप लगाया, हमने उनको क्लीन चिट नहीं दिया है। और दूसरी बात, आप जब जज कब से बन गए? नेशनल हेराल्ड से लेकर तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार करने वाले, चाइना से चंदा लेने वाले, जाकिर नाइक से चंदा खाने वाले, कैलाश मानसरोवर से लेकर पूरे देश को बेचने वाले, शिमला समझौते में भारत देश का सम्मान बेचने वाले, किस मुंह से जनता के बीच जा रहे हैं? जो लोग भगवान राम के नहीं हुए, वो देश के क्या होंगे, प्रदेश के क्या होंगे? 102 सीट में हम ज्यादा सीट जीत रहे हैं। अरे भाई, इसको भी तो डंके की चोट पर नहीं बोल पा रहे हैं आपके नेता। कहां भागे भागे फिर रहे हैं? दीपक बैजी बस्तर चुनाव से पूरी तरह नदारद रहे। गौरी जी, मैं जवाब ले लेता। आपने दरअसल लगता है आवेश में चंदा शब्द का जिक्र करके शायद सेल्फ गोल्ड नहीं, उसका पूरा जवाब है। मैं विकास जी के पास जा रहा हूं। विकास जी, जरा जवाब दे दीजिए कि जो भ्रष्टाचार की मूरत हो या जिसने भ्रष्टाचार की परिभाषा गढ़ दी हो किताब में, वो आज कोहिनूर बन के बैठे हुए आपके पार्टी में। आपने कार्रवाई नहीं की, अब बीजेपी में आ गए तो आप जजमेंटल हो गए। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचारी थे, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की अगर भ्रष्टाचारी थे तो? भाजपा के प्रवक्ताओं के ऊपर इतना दुख लगता है, ये गरीबों को काम करने के बाद कुछ मिलता नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा आके मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो आके मंत्री बन रहे हैं, यहाँ पर चिंतामणि महाराज सांसद सीट पा रहे, यही तो हमारी चिंता है। अरे भाई, हेमंत बिस्वा शर्मा का बुकलेट जारी करने वाला व्यक्ति था अमित शाह, हम लोगों ने नहीं किया है। अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार का मंच से आरोप लगाने वाले व्यक्ति थे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हमने आरोप नहीं लगाए। अब ये इनको सकेल के ले लिए, जजमेंट हो नहीं रहा है। अब जो जेल में है उनके खिलाफ ये बोलते हैं, अरे भाई उनके ऊपर चार्जशीट भी नहीं है। अब मैं बहुत सीधा सा सवाल भारतीय जनता पार्टी से आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से पूछता हूं, अगर यही पैरामीटर, यही पैमाना है, 2G में क्या हुआ आप बताओ, 3G में क्या हुआ आप बताओ, जीजा जी का क्या कर लिया आप बताओ, और भ्रष्टाचारियों को अपना जीजा जी बना लिया, उसके बारे में भी आप बताओ। भारतीय जनता पार्टी को देश के युवाओं को बताना चाहिए कि 2 करोड़ रोजगार देने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उस बात पर चुप क्यों है, और मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। चाइना कब्जा कर रहा है, 10 सेकेंड चाइना कब्जा कर रहा है, वहां के लोग कह रहे हैं, लेकिन 0.56 इंच की सीने वाले मोदी सरकार क्यों नहीं जा रहे, ये बात किया जाए। चले गौरी जी, सीधे जवाब दे दीजिए। सीधा मैं जवाब दे देता हूं कि दिल्ली में जब चुनाव होता है, शीला दीक्षित का आरोप लगता है कि उनको जेल भेजा जाएगा। अभी कुछ दिन पहले रामलीला के मैदान पर देखिए, एक मिनट, अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि सोनिया गांधी जी को जेल में होना चाहिए, लालू प्रसाद यादव को जेल में होना चाहिए। उनके साथ में खड़े होकर मंच साझा करके आपने कौन सा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया साहब? आरोप आप भी लगाते थे, अब ऐसी क्या मजबूरी पड़ी
कि आप उनका गला लगाना पड़ रहा है और कटोरा लेकर उनका हाथ में घूमना पड़ा है वोटों के लिए। कटोरा भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वाले उठाते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस लड़ाई लड़ती है। क्या मजबूरी है साहब? कटोरा घोटाले उठाने वाले वाले भ्रष्टाचारी थे, कैसे हो गए? कैसे हो गए? अरे जो क्या वॉशिंग मशीन है? क्या वॉशिंग मशीन था? लालू प्रसाद यादव हो गए। क्या मजबूरी था? अरविंद केजरीवाल जेल भेजने के बाद आपको सिर कटाव करते थे, आज उनके सामने लेट गए। ऐसी क्या मजबूरी थी भैया? ठीक है। कर अरविंद केजरीवाल के सामने में दंडवत होना पड़ा। क्या ऐसी मजबूरी थी? गौरी जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शंकर तक मेरी आवाज पहुंच रही है। शंकर, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जरा जवाब दे दीजिए कि जिस बात की चिंता राजधानी में बैठ के हम लोगों को बस्तर की होती है कि क्या मतदान दलों की 100% सकुशल वापसी हो गई, तो इस पे भी जवाब दे दीजिएगा। और जनता के मन में क्या कुछ आपको दिखाई पड़ा, सवेरे से आप लगातार खबर पहुंचा रहे दर्शकों तक, इस पे भी जरा 2 लाइन बोल दीजिएगा शंकर, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जनता जनार्दन जागरूक हो चुकी है। अगर बात की जाए तो दोनों ही राजनीतिक दल के नेता आपस में ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही मुद्दों पर। अगर बात की जाए तो बस्तर की जनता अब जागरूक हो चुकी है। उसका उदाहरण है कि पीछे बीते जो 2019 के जो रिकॉर्ड अगर बात की जाए तो इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है, क्योंकि हम सुबह से ही अपने दर्शकों को उत्साह की तस्वीर दिखा रहे थे। अंदरूनी इलाकों में अगर बात की जाए तो मतदाता बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे और लोकतंत्र के इस महापर्व में बहुत सुखद तस्वीर के साथ आज वोटिंग प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो चिंता का विषय का, तो जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश को एक बड़ी चिंता होती है कि जिस तरीके से कहीं ना कहीं बस्तर में एक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि नक्सलवाद जिस तरीके से हमेशा से वो चुनाव के समय अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए बड़ा नुकसान पहुंचाने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जवान ही नहीं मतदान दल के कर्मी और मतदाता भी होते हैं। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद रहे हैं और सुखद तस्वीर और सुखद परिणाम निकल के आए हैं। बिल्कुल शंकर, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि न केवल मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, बल्कि मतदाता और मतदान दल के कर्मी ने भी अपने आप को सुरक्षित महसूस किया है। बड़ी बात है। मैं और चर्चा आपसे करना चाहता था, लेकिन तकनीकी कारण से आप देर से जुड़े हैं, इसलिए आपका बेहद शुक्रिया। विकास जी 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। तमाम देश की बातें हो गई, बस्तर में क्या? 10 सेकंड फिर मैं गौरी जी के पास जाऊंगा, मुझे समाप्त करना देखिए, सबसे पहले सेकंड में तो ये है कि आपके जितने भी पत्रकार जन हैं वो जो सुबेरे से लगे हुए, मैं उनको भी साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा। बस्तर में कांग्रेस की जीत हो रही है। पूरे प्रदेश में 11 सीट में कांग्रेस जीतेगी। 102 सीट में इंडिया गठबंधन आगे है। ठीक है गौरी जी, यही सवाल, बस्तर में क्या हो रहा है, सीधे जवाब दे दीजिए। बस्तर में राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है। बस्तर में नया छत्तीसगढ़ गढ़ा जा रहा है। बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड मतों के साथ में भी जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है, 9 विधानसभा में जो हमारी सभाएं हुई है, बूथ के कार्यकर्ता पूरे गर्मी में हर दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना 100% योगदान दिए हैं। इससे कहते हुए कोई मुझे संकोच नहीं है कि हम लगभग 2 लाख से ऊपर लीड से जीतेंगे। चलिए, ये दरअसल कॉन्फिडेंस है कि 2 लाख से ऊपर जीतेंगे, और ये भी कॉन्फिडेंस है कि 102 सीटों में देश भर में जो पहले चरण में चुनाव हुआ है, इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेंगे। लेकिन पूरे देश के सहित बस्तर में जनता जनार्दन ने क्या फैसला दिया है, इसके लिए कयासों का दौर समाप्त 4 जून को होगा। दावों वादों का दौर समाप्त 4 जून को होगा। जब मतगणना का समय आएगा तब जाके पता चलेगा कि आखिरकार बस्तर की जनता के मन में क्या कुछ छुपा हुआ था। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। गौरी जी आपका शुक्रिया, विकास जी आपका शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।